स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो आज मैं आपके सामने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का 7th लेक्चर लेके आया हूँ। 6th आपने देखा ही होगा डेफिनेटली, काफ़ी इम्पॉर्टेंट था इन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई फ्लूइड डायनामिक्स का वो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन था, उसमें इम्पॉर्टेंट लॉ किया था हमने, काफ़ी टर्म्स देखे थे। एक जो इम्पोर्टेंट लॉ था स्टोक्स लॉ था, उसके बेस पे टर्मिनल वेलोसिटी देखी थी हमने। आज हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन देखने वाले हैं जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब यहाँ पे नाम से आपको पता चलता होगा सॉरी कि फ्लूइड फ्लो हो रहा है, क्योंकि फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ रहे हैं तो फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो वो जो कंटिन्यूअस फ्लो हो पा रहा है, कंटिन्यूस फ्लो होता है, पाइप में गैस फ्लो हो रहा है या नल में पानी, पाइप में पानी फ्लो हो रहा है, तो कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है। तो क्या वो कोई रूल फॉलो करता है क्या? वही ये बताने वाला है जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमको ये बताएगा कि जब कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है पाइप में या ट्यूब में, तो वो कौन सा प्रॉपर्टी है जो थ्रू आउट द फ्लो में कांस्टेंट रहता है या सेम रहता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। आपके लिए मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फॉर अ स्टेडी फ्लो इज द सेम थ्रू आउट द फ्लो। अब स्टेटमेंट से सबसे पहला चीज तो ये पता चलता है कि यहाँ पे हम एक आइडियल फ्लूइड लेंगे। कैसे पता चला? देखिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। ये आइडियल फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी है, जानते होंगे आप। इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, आप उसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। ये एक आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। दूसरा स्टेडी फ्लो। यस, फ्लो इज स्टेडी। स्टेडी फ्लो का मतलब, ध्यान से अभी देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इसका यहाँ पे हम एप्लीकेशन देखने वाले हैं। ये सब का जो हमने प्रॉपर्टी अज्यूम की है ना आइडियल फ्लूइड की, उसका यूज यहाँ होने वाला है, तो बड़ा क्लियर होना पड़ेगा। तो स्टेडी फ्लो का मतलब है कि जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो एक पर्टिकुलर जगह पे, प्लेस पे, उस फ्लूइड का जो वेलोसिटी होगा वो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। किसी और जगह पे उसका दूसरा वेलोसिटी होगा, लेकिन वो जो दूसरा वेलोसिटी होगा वो उस जगह पे कांस्टेंट रहेगा। मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ पाइप और अ ट्यूब द वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। दैट इज स्टेडी फ्लो। एक और चीज है जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन हम अज्यूम करेंगे क्या एक आइडियल फ्लूइड में कि इट इज नॉन विस्कस। उसमें जो फ्लूइड फ्रिक्शन है, जो विस्कोसिटी है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जो विस्कोसिटी है वो नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। ये एक आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, जानते हैं हम। तो ये सब लेते हुए सब लेना पड़ेगा। जब ये सब लेंगे तो ये कुछ बता रहा है इसके बारे में कि ये जो है इज सेम थ्रू आउट द फ्लो। हम यही बताने वाले हैं। अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होता है, कौन सा कंडीशन? कि फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल है, फ्लो स्टेडी है, विस्कोसिटी नहीं के बराबर है, अगर ये सब सेटिस्फाई हो रहा है एक फ्लूइड में, जो एक ट्यूब फ्लो, याद है ना, फ्लो ट्यूब मैंने आपको लास्ट टाइम टर्म बताया था। जब फ्लूइड फ्लो होता है, एक पर्टिकुलर इमेजिनरी बंडल होता है जो पूरा कवर करता है सब लाइंस ऑफ फ्लो लाइंस को, तो जो पूरा बंडल होता है उसको हम लोग फ्लो ट्यूब बोलते हैं। तो मैंने आपके सामने एक फ्लो ट्यूब बनाया। देखिए फ्लो ट्यूब, क्या देख रहे हैं आप इस फ्लो ट्यूब में कि भाई इसका जो क्रॉस सेक्शन है सर वो चेंज हो रहा है, करेक्ट। इस जगह पे आप देखेंगे पॉइंट पी तो बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, आगे जाएंगे तो छोटा हो गया, मतलब वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है। अब हमारा जो फ्लूइड है उसका मैंने डायरेक्शन बताया, वो P से लेके R की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिस जगह पे हमारा फ्लूइड एंटर करेगा, ऐसे तो देखिए फ्लो ट्यूब बहुत बड़ा है, हम एक पर्टिकुलर उसका सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, है ना।
तो यहाँ पे जो पॉइंट P पे जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है फ्लो ट्यूब का, उसका सपोज एरिया A1 है, और यहाँ पे R पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो एरिया A2 है। तो डेफिनेटली आप यहाँ देख सकते हैं कि एरिया A1 विल बी ग्रेटर देन एरिया A2, इसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं। दूसरा, अब यहाँ पे जो वेलोसिटी एंटर हो रही है उसकी वेलोसिटी सपोज v1 है, और यहाँ पे r पे एंटर हो रही है उस जगह पे वेलोसिटी v2 है। यहाँ की जो वेलोसिटी है वो v2 है। अब v1 वेलोसिटी इस जगह पे हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, v2 वेलोसिटी इस जगह पे हमेशा सेम रहेगी किसी भी समय। आप देखिए क्यों, स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो ये बताता है कि अगर यहाँ पे वेलोसिटी v1 है तो हमेशा v1 ही रहेगी, यहाँ पे अगर वेलोसिटी v2 है तो हमेशा v2 रहेगी, बिकॉज दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टेडी फ्लो। यूज इधर हमने कर लिया वो पार्ट को, ठीक है। आगे अब आप मुझे बताइए या सोचिए कि v1 और v2 अलग अलग है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है। क्वेश्चन ये है कि v1 और v2 में कौन बड़ा है? v1 का वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ज्यादा है कि v2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो शायद आप लोग पता नहीं क्या आंसर देंगे, सिंपल आंसर यही है कि ये विड्थ बड़ा है, ज़्यादा विड्थ है, ये नैरो है। नैरो विड्थ में फ्लूइड को उतना ही टाइम में, अब ये जो पोर्शन है लिया ना उतना टाइम कॉन्स्टेंट, P से Q का जो पॉइंट टाइम है डेल्टा T उतना ही, मतलब ये पोर्शन जो मैंने लिया है वो सेम टाइम के लिए लिया है। मतलब जितना फ्लूइड इतने इस टाइम पे P से Q जाता है उतने टाइम में फ्लूइड RCS कवर कर लेता है। तो सेम टाइम में हमको समझना है, तो v1 जो वेलोसिटी होगी इट हैज टू बी लेस देन v2, मतलब v2 बड़ा होना चाहिए। सिंपल, v2 क्यों बड़ा होना चाहिए? v2 इसलिए बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये जो फ्लूइड पहुंच रहा है वो पुश करेगा उसको, उसका रीजन नैरो है। अब नैरो रीजन आपने देखा होगा, पानी पास हो रहा है नाले में से बड़े रिवर में से, तो बड़े रिवर में से स्लो जाता है, वही पतला, वही जगह पतली हो जाती है, फास्ट आता है। हमारे नल में ना पानी फास्ट होता है, पतला हो जाता है। नैरो रीजन में फास्ट आता है पानी। क्यों? इसका रीजन इधर है, फ्लूइड इज इनकॉम्प्रेसिबल। आप फ्लूइड को कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, तो अगर आप फ्लूइड को कॉम्प्रेस नहीं कर सकते और उतना ही फ्लूइड, जितना फ्लूइड है उतना ही फ्लूइड को अगर बाहर निकला उतने टाइम में, तो फ्लूइड को अपनी वेलोसिटी नैरो रीजन में बढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि वो कॉम्प्रेस हो नहीं सकता। अगर कॉम्प्रेस हो नहीं सकता तो जितना फ्लूइड इधर से पास हो रहा उतने टाइम में अगर आपको चाहिए कि वो फ्लूइड यहाँ से बाहर निकले, तो जरूरी है कि v2 की जो वेलोसिटी है वो v1 से बड़ी होनी चाहिए। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है। तो इस टाइम डेल्टा टी में जो डिस्टेंस कवर करेगा ना फ्लूइड इस जगह पे, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मैं लिख सकता हूं दिस इज v1 डेल्टा टी, और यहां पे क्या आएगा v2 डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर करेगा ना फ्लूइड इन टाइम डेल्टा टी वो है v1 डेल्टा टी, और इस जगह पे है v2 की जो स्पीड इनटू टाइम होता है। तो ये आपको मेरे ख्याल से पूरा डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब मैं आता हूँ हमारा मेन पार्ट, ये कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, कैसे बताएंगे। तो देखिए, जितना मास ऑफ फ्लूइड, मैं लिखता हूं इधर, मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग एट P, जितना मास ऑफ फ्लूइड P में एंटर हो रहा है इन टाइम T या डेल्टा T should be equal to mass of fluid leaving at R in same time डेल्टा टी, वो सारा टाइम चेंज होना चाहिए। जितना फ्लूइड का मास
इसमें एंटर हो रहा है उतना फ्लूइड का मास उधर से बाहर निकलना चाहिए, बिकॉज दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेसिकली जितना मास यहाँ से एंटर होगा उतना ही निकलेगा तो ही फ्लो हो पाएगा। तो फ्लो कैसे होएगा, ये तो फ्लो हो नहीं पाएगा, उसको उस टाइम में उतना मास निकालना ही पड़ेगा। ठीक है ना। मास का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या है मास का? मास का बेसिक फॉर्मूला, मास का बेसिक फॉर्मूला है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जो फ्लूइड यहाँ फ्लो हो रहा है उसकी हम डेंसिटी ले लेते हैं रो। रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो ये जो क्लियर होगा रो दैट इज डेंसिटी, वॉल्यूम। अब ये पूरा क्रॉस सेक्शनल जो पोर्शन है, जो आपको सेक्शन दिख रहा है, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इनटू द लेंथ। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कैसा होता है सिलेंडर के लिए, वैसा ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। सो आई कैन से A1 B1। दिस इज द मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग P इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड लीविंग एट R। तो वहां पे होगा रो, डेंसिटी नहीं चेंज हो रही है, एरिया सेक्शन A2 है और डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो D2। तो दोनों साइड का रो रो कर जाएगा। A1 D1। Now what is D1? D1 is V1 delta T. V1 delta T is equal to A2, and what is D2? D2 is V2 delta T. Delta T cancels. A1 V1 is equal to A2 V2. So generalize करके हम ये बोल सकते हैं कि AV is equal to constant। है कि नहीं? Now what is V? V क्या रिप्रेजेंट करता है? V वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ A इंटू dx by dt। वेलोसिटी ना रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वॉल्यूम। dv by dt is equal to constant। And now look at the definition या equation of current. What does it say? The volume rate of flow. What is this? Volume rate. Rate मतलब time. Volume with respect to time. Volume rate of flow of an incompressible steady flow is the same. Same मतलब constant. पूरे ट्यूब में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है, वेलोसिटी अलग है अलग अलग जगह पे, लेकिन हर जगह पे जो फ्लो का वॉल्यूम रेट है, वॉल्यूम रेट, इसको वॉल्यूम फ्लक्स भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम फ्लक्स। ये जो वॉल्यूम फ्लक्स है मतलब पर यूनिट टाइम में जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो हो रहा है वो हमेशा सब जगह पे एट एनी पॉइंट इन द ट्यूब इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इसलिए इसको कहा जाए कंटिन्यूटी। ये जो फ्लूइड कंटिन्यूटी, कंटिन्यू फ्लो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सिंस ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा इसलिए फ्लूइड को फ्लो होने में प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन वो ये स्टार मार्क कंडीशन क्या है? इट शुड बी एन आइडियल फ्लूइड। हम लोग अभी इस समय आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं जो कि इनकॉम्प्रेसिबल है, स्टेडी फ्लो है, नॉन विस्कस है, फ्रिक्शन इज ऑलमोस्ट, फ्लूइड फ्रिक्शन इज ऑलमोस्ट जीरो। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट क्लियर, समझ में आ गया होगा। दैट इज व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का एक बेस बनता है फॉर द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बर्नौलीज इक्वेशन। वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बर्नौलीज इक्वेशन हम तभी तक नहीं समझ सकते जब तक हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नहीं समझेंगे। तो जब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझ, आई होप आपको समझ में आ गया। एरिया इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट या dv by dt बोल सकते हैं, दोनों तरीके से उसको याद रखा जा सकता है, कांस्टेंट। ये समझ में आ गया। तब मैं आता हूं जो मेन हमारा टॉपिक है बर्नौलीज इक्वेशन। अब हम उस पे आते हैं, ठीक है। सो बर्नौलीज इक्वेशन हम पढ़ेंगे और इसका एप्लीकेशन बड़े मजेदार एप्लीकेशन है बर्नौलीज में। जैसे आपने देखा है कि प्लेन जो उड़ता है उसका शेप क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप, है कि नहीं? प्लेन में
फिर आपने देखा होगा घरों में जब जहाँ झोपड़ी बनी होती है तो जब विंड आती है तो ऊपर का झोपड़ी का वो उड़ जाता है ऊपर से, क्यों ऐसा होता है? फिर डैम्स में जो पानी फ्लो होता है, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है जो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, और ये सब में बर्नौलीज इक्वेशन यूज होता है। तो हम देखेंगे बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये मैं आपके सामने डेफिनेशन क्या है ना, एग्जैक्ट होना चाहिए, इधर उधर डेफिनेशन एग्जाम में नहीं चलता, इसलिए मैं एग्जैक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्क डन पर यूनिट ऑफ फ्लूइड बाय द सराउंडिंग फ्लूइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द चेंजेस in the kinetic energies and potential energies per unit volume, तो ये आपका डेफिनेशन है बर्नौलीज इक्वेशन का। तो कहानी इसकी कुछ ऐसी है कि जब ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात चल रही थी तो बर्नौली भी फ्लूइड मैकेनिक्स या फ्लूइड के बारे में स्टडी कर रहा था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था। अब जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था तो इसको बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ उसके हाथ पर आई। कौन सी हाथ है मैं आपको बताता हूँ समझाने के लिए। अब आप मुझे बताइए, ये डायग्राम देखिए सेम है, इसमें मैं डायग्राम में रब नहीं किया। अब ये नॉर्मल इंसान से अगर हम पूछेंगे कि भाई देखो यहाँ पे वेलोसिटी कम है, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, अगर हम एक नॉर्मल इंसान से पूछें कि यहाँ पे फास्ट एकदम छोटा सा नैरो है, एकदम फास्ट लिक्विड फ्लो है और ये विड्थ है तो आराम से लिक्विड फ्लो है, तो मैं आपसे या किसी नॉर्मल इंसान से पूछूं कि बताओ कि प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा फ्लूइड का, पी रीजन में ज़्यादा होगा प्रेशर कि क्यू आर रीजन में ज़्यादा होगा, क्या बोलेगा नॉर्मल इंसान? बोलेगा सर यहाँ तो एकदम फास्ट फ्लो हो रहा है, कम रीजन है फास्ट फ्लो हो रहा है, या तो ब्रॉड है स्लो फ्लो हो रहा है, तो प्रेशर वहाँ ज़्यादा होना चाहिए, किधर? आर रीजन में, है कि नहीं? सिंपल। और यहाँ कम होना चाहिए प्रेशर। यही बात बर्नौली ने बोला गलत है। बर्नौली ने एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली उसको पूरा कैलकुलेट किया एक्सपेरिमेंटली, और क्या पता किया उसने? पता ये किया कि जो हम नॉर्मली समझते हैं कि जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, ये गलत है, इट इज़ नॉट राइट। उसने बोला जहाँ पे वेलोसिटी कम है, रीजन ब्रॉडर रीजन है, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, और यहाँ पे प्रेशर कम है। ये उसने कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंटली पता करके दिखाया। यही उसका, इसी को कहा जाता है बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल इज ब्रॉडर रीजन में फ्लो ट्यूब में जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो ब्रॉडर रीजन में जहाँ पे वेलोसिटी फ्लूइड की कम है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, और नैरो रीजन में जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ पे फ्लूइड का प्रेशर कम है। ये उसने एक्सपेरिमेंटली किया हुआ है, तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, कोई भी चेक कर सकता है उसको। एंड दिस इज द बेसिस, ये बेस बना बर्नौलीज इक्वेशन का। और जो मैंने आपको अभी स्टेटमेंट बताया यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा, आप इसको हम बोलते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये उसकी एक प्रिंसिपल बन गई कि भाई ये मेरा प्रिंसिपल है, और इसी प्रिंसिपल के बेस पे मैंने अपना इक्वेशन बनाया हुआ है। उसने फिर एक इक्वेशन बनाया, डिराइव कर दिया फॉर अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप।
अब इस पाइप में सब कुछ सेम है जो मैं आपको लास्ट में बता चुका हूँ। इसमें एक्स्ट्रा क्या है बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा ये है कि यहाँ से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है अंदर की तरफ, उधर प्रेशर हम लोग सपोज ले लेते P1 और यहाँ से आएगा एक प्रेशर फ्लूइड का P2, क्योंकि हम लोग सराउंडिंग, देखिए प्रेशर जो हो रहा है ना वो अंदर की हम लोग बात नहीं, सराउंडिंग की बात, क्योंकि ये रीजन पे प्रेशर यहाँ से आएगा, इसको पुश करेगा। अच्छा ये फ्लूइड इधर आएगा तो यहाँ वाला जो इसको इधर वाला राइट वाला फ्लूइड है ना वो इसको अंदर की तरफ पुश करेगा प्रेशर। दैट्स हाउ प्रेशर इज वर्किंग। यहाँ पे प्रेशर उसको पुश करेगा, भाई तू जाओ ऊपर, और ये ऊपर जो आ रहा है ना यहाँ से प्रेशर नहीं भाई नहीं मत आ, तो वो प्रेशर है। अब फिर भी फ्लूइड को फ्लो होना है, देखिए मेरी बात समझिए, यहाँ से प्रेशर पुश करेगा तो फ्लूइड ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन एस के बाद वाला जो सराउंडिंग फ्लूइड है वो अपनी तरफ से प्रेशर अप्लाई कर नहीं आने का नहीं, फिर भी फ्लूइड तो फ्लो हो रहा है। अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है इसका मतलब है कि वर्क डन हुआ है। बिना वर्क डन के कोई भी चीज, क्योंकि आपको अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, ये आने नहीं दे रहा है, ये आने नहीं दे रहा है, उसके अगेंस्ट आपको जाना पड़ेगा। अगर आप किसी फोर्स के अगेंस्ट जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो बिना वर्क डन के वो काम हो नहीं सकता। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है वर्क डन का। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब हम बोलेंगे सर प्रेशर का फोर्स से क्या है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो अगर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा P2A2, यहाँ पे फोर्स, दिस इज अ फोर्स, दिस इज योर फोर्स बाबा, ये फोर्स है। और यहाँ पे क्या होगा P1A1, ये भी फोर्स है। तो ये जो फोर्स है P को, सराउंडिंग फ्लूइड P को पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, और यहाँ का जो फोर्स है सराउंडिंग फ्लूइड का वो पीछे की तरफ पुश कर रहा है। तो ये दो प्रेशर की मदद से फ्लूइड को फ्लो होना है और फ्लूइड को इसके आगे काम करना है, तो ही वो आगे जा पाएगा, नहीं तो आगे नहीं जा पाएगा। तो ये वर्क डन का बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया, ठीक है। दूसरा, ये मैंने रेफरेंस लिया है, सपोज रेफरेंस जैसे ग्राउंड लेवल हो गया, तो ग्राउंड लेवल से इधर कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, ये हाइट रेफरेंस, इसको मैंने H1 ले लिया, और ये सेक्शन का कुछ हाइट होगा, इसको मैं H2 ले लिया। अब बोलेंगे इसका क्या यूज है? क्या आप जानते हैं कि व्हाट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या थियरम, वर्क एनर्जी थियरम? ये आपको 11th में था, बड़ा इंपॉर्टेंट थियरम, वर्क एनर्जी थियरम, याद है कुछ? वर्क एनर्जी थियरम क्या बोलता है कि जब भी आप किसी बॉडी पे वर्क करेंगे ना, वर्क, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा ना, दैट कुड बी काइनेटिक एनर्जी, it could be potential energy, anything, it could be a combination also। मतलब आप वर्क कर रहे हैं, वो वर्क किसमें कन्वर्ट हो सकता है, काइनेटिक में या पोटेंशियल में, या दोनों में। जैसे एक सरफेस पे बॉडी, आपने उसको पुश किया, वर्क किया, अब बॉडी मूव करने लगी, तो आपने जो वर्क किया उससे बॉडी का जो वर्क आपने उसको सप्लाई किया, दैट गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। दिस इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कन्वर्जन। अगर आप किसी बॉडी को उठाते अगेंस्ट ग्रेविटी और ऊपर उठा के रख देते तो आपने वर्क किया अगेंस्ट ग्रेविटी, अब ये इस बॉडी में स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने एक जनरल एप्लीकेशन क्या समझा कि मेरी पाइप सपोज ऐसा सीधी पाइप नहीं, मेरी पाइप थोड़ी ऊपर की तरफ जा रही है। अगर मेरी पाइप ऊपर की तरफ जा रही है तो इसके आगे जो वर्क हो रहा है उससे दो काम होगा। क्या? एक तो इसकी वेलोसिटी पे वर्क होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी, प्लस मैं पानी को ऊपर की तरफ भी ले जा रहा हूँ, हाइट के हिसाब से पानी ऊपर की तरफ, I'm not पानी का वर्ड गलत, इट शुड बी फ्लूइड, मैं फ्लूइड को ऊपर की तरफ भी ले जा रहा हूँ ना, सेम मैं फ्लूइड को ऊपर की तरफ भी ले जा रहा हूँ, मतलब आई हैव टू डू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी व्हिच इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इन दिस केस इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरा जो वर्क हो रहा है वो दो चीज में कन्वर्ट होगा, एक रिजल्टिंग इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक चेंज होगा, और दूसरा चेंज इन द H1 से उसको मैंने H2 तक रेस किया है, मतलब देयर इज अ चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, एंड टू बी मोर प्रिसाइज इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये बोल सकते हैं हम। तो देयर इज अ चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी एंड देयर इज आल्सो अ चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बड़ा आपको एकदम सिस्टमैटिकली समराइज करके बताया कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं या क्या देखने वाले हैं। चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है? द वर्क डन, देखिए यही बात कर रहा था मैं आपको। द वर्क डन
पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड बाय द सराउंडिंग फ्लूइड। ये जरा इंपॉर्टेंट है, जो वर्क डन है अंदर नहीं हो रहा है, बाहर से हो रहा है। ये यहाँ पे लेफ्ट साइड से फ्लूइड कर रहा है फ्लो, यहाँ का राइट साइड से वर्क कर रहा है, इज इक्वल टू द सम ऑफ प्लस, किसका प्लस, बाय सर काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल यहाँ पे मैंने जैसे बोला, टू बी मोर प्रिसाइज इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए देख लेते हैं फिर, है कि नहीं। लेट्स लुक एट द डेरिवेशन पार्ट। अब ये जो बेसिक पार्ट है तो मैंने आपको समझा दिया है, वापस इसमें मेरे ख्याल से मुझे समझाने की जरूरत तो नहीं है। अब हम लोग आएंगे हमारे वर्क डन पे, ठीक है ना। अब बेसिक आपको पता है वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या है। वर्क डन का मैं आपको एकदम बेसिक से समझा, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। अब देखिए वर्क डन एट P, ये वाला फ्लूइड, उसका फोर्स क्या है F1 फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है D1। अब इसको तो अच्छी तरह लिखेंगे तो क्या होगा, F1 को मैं क्या लिख सकता हूँ P1 A1 D1, है कि नहीं। अगर आपको और अच्छी तरह लिखना है ये तो लिख ही सकते हैं आप, P1 A1 और D1 को आप लिख सकते हैं V1 डेल्टा T, सब लिख सकते हैं, ये सब एक ही है। प्रेशर एट R, सॉरी वर्क डन एट R। अब यहाँ वर्क डन इधर से हो रहा है भाई, याद रखना, गलती से ये मत समझना, यहाँ से हो रहा है, ये गलती मत कर। F2 D2 it is P2 A2 D2 P2 A2 D2 डेल्टा T। तो यहाँ से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो इसके अगेंस्ट, मतलब फ्लूइड आगे जाना चाहता है और इस पे फोर्स अप्लाई हो, तो वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट दिस फोर्स, और ये डिस्प्लेस होना है, लिक्विड को फ्लूइड को डिस्प्लेस होना है अगेंस्ट दिस फोर्स, ये वर्क। सो नेट वर्क डन W, अगर सिर्फ मैं वर्क डन नेट की बात करूं, वर्क डन W, तो दैट विल बी WP माइनस WR, मतलब कि P1 A1 V1 डेल्टा T माइनस P2 A2 V2 डेल्टा T। कोई मुझे पूछेगा सर आपने माइनस क्यों लिखा, समझ में होगा माइनस, यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, यहाँ पे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, ऑपोजिट है वो, तो ऑपोजिट है तो माइनस लिखना ही दिखाना पड़ेगा वो डायरेक्शन के हिसाब से, दैट इज व्हाट इज शोन माइनस इज इक्वल टू P1। नाउ सी A1 V1 डेल्टा T, थोड़ी देर पहले ही, मतलब लास्ट जो टॉपिक था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, वहां पे हमने देखा था ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन दैट इज अ चेंज इन वॉल्यूम dV, आप देख लीजिएगा अभी, और यहाँ होगा P2 dV, बिकॉज दिस इज सेम ना, ये सेम है, मालूम है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था कंटिन्यूटी में, बता याद दिला देता हूँ, dV by dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो क्या था, वो AV तो था, है ना, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई AV dt इज इक्वल टू dV, कांस्टेंट है, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज, लेकिन ये पूरा प्रोडक्ट जो है वो वॉल्यूम चेंज, तो कंटिन्यूटी क्या बोलता है, वॉल्यूम रेट चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट सेम रहेगा, वो एरिया चेंज हो, वेलोसिटी चेंज हो, लेकिन इन अ गिवन टाइम जो वॉल्यूम चेंज होगा वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज विल रिमेन कांस्टेंट। ये कहाँ से मिला, इसके पहले वाले, वो देखो यहाँ यूज हो रहा है, इसलिए मैंने बोला वो पढ़ना जरूरी था, इसलिए पढ़ना जरूरी था, अभी वो चीज यहाँ यूज हो रही है। तो यू कैन राइट फाइनली वर्क डन इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इनटू dV। चलो ये मेरा वर्क डन हो गया। अब फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, मतलब वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ। पूछेंगे कैसे पता चला काइनेटिक, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है V1 से V2, तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई होगी, है कि नहीं। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सभी को पता है, तो चेंज इन काइनेटिक डेल्टा के हाफ, वेलोसिटी वहाँ जाता है हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर। अच्छा मास विल नॉट चेंज, आई एम सॉरी, मास तो फ्लूइड का वही रहेगा, वेलोसिटी विल चेंज, हाफ मास। अब मास को देखो, फ्लूइड में मास इंपॉर्टेंट नहीं है, पता होगा आपको, डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, प्रेशर इंपॉर्टेंट है, तो मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो कैन आई से डेंसिटी इनटू dV, कॉमन निकाल के
v2 square minus v1 square. That's my equation number 2. And finally change in potential energy. अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, mgh2 माइनस mgh1, क्योंकि हाइट h2 ज्यादा है माइनस हाइट h1 कम है. अब वो ये g बाहर निकालो, m को बाहर निकालो, m निकालोगे तो ये लिखोगे, क्या लिखोगे, रो डेल्टा v dvg h2 माइनस h1. दैट्स माय इक्वेशन नंबर 3. ये जो आप वर्क डन कर रहे हैं ना अगेंस्ट दिस मूव कराने के लिए, वो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम या प्रिंसिपल इट इज इक्वल टू the sum of the two change in the kinetic and potential, which is mechanical energy. Work done is converted into mechanical energy. That is what is work energy theorem. So I can say, मैं इसको रब कर देता हूँ जरा. So I can say that P1 minus P2 into dV is equal to half rho dV v2 square minus v1 square plus rho dv g h2 minus h1. अब मैं सबको dv से डिवाइड करता हूँ, डिवाइडिंग बाय dv क्या मिलेगा, p1 minus p2 is equal to half rho v2 square minus v1 square plus rho g h2 minus h1. ये और अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. नाउ वी हैव रीच्ड, हमारा बर्नौलीज इक्वेशन आ गया. दिस इज योर बर्नौलीज इक्वेशन. क्या है सुनो, द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम. अब देखिए वर्क डन क्या था, P1 माइनस P2 इंटू dV था. मैंने इसको dV से डिवाइड कर दिया. जब डिवाइड कर दिया तो बन गया वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, बिकॉज आई डिवाइडेड बाय dV. दिस वाज इनिशियल वर्क डन. I divided by dV, so it becomes work done per unit volume is equal to the sum of the changes in the kinetic energy and potential again per unit volume, because I have divided by volume. मैंने दोनों को वॉल्यूम से डिवाइड किया तो ये सब जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम ही है. दिस इज वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम. दिस इज kinetic energy per unit, change in time, not that's not the right word, change in kinetic per unit volume, and this is change in potential per unit volume. This is what our Bernoulli's equation says. I have proved the statement in form of an equation. Change in work done per unit work done per unit volume is equal to sum of the equal to change in kinetic energy per unit volume and change in potential energy per unit volume. This is your Bernoulli's equation. अभी बहुत बार ऐसा होता है, ये यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, लेकिन इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में उन्होंने लिखा हुआ है, तो वो मैं आपको बताता हूँ. सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है. ये 1 1 1 सबको एक साइड लेते हैं, मतलब P1 ये माइनस वाला देखो ध्यान से देखना, हाफ रो माइनस v1 स्क्वायर को लेफ्ट में लेंगे तो जगह हाफ रो v1 स्क्वायर, रो जी माइनस h1 को लेफ्ट प्लस प्लस रो जी h1 इज इक्वल टू, बचा क्या, P2 कहाँ ले लो, P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2. 1 1 1 इज 2 2 2. तो जैसे इसके पहले था ना a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 इक्वल टू कांस्टेंट, तो हमने जनरलाइज करके लिखा av इज कांस्टेंट. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, p प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो g h इज इक्वल टू कांस्टेंट. दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर बर्नौली. आपका स्टेटमेंट तो चलो मैंने यहाँ कर दिया, लेकिन ये एक और तरीका है बर्नौलीज इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का, ये भी एक तरीका है. And this also proves law of conservation of energy. Energy, energy, energy. Work done per unit volume. Work done क्या है? The form of energy only. तो ये भी energy का dimension है, ये भी energy का, ये भी energy का. This shows that energy has been converted into work done per unit volume. That is the form of energy has been converted into kinetic and potential. So it's a conservation. लोगों से conservation of तो बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है और बड़ा इंटरेस्टिंग, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे यही लगा. एक नॉर्मल इंसान तो यही बोलेगा कि जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है,
जो रॉन्ग है वहाँ पे प्रेशर कम है। यहाँ देख सकते हैं ना P1 माइनस P2 है, ये ज़्यादा है वो कम है, P1 माइनस P2 है, इट इज नॉट P2 माइनस P1। तो दिस इज आवर बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फिनोमेना है फ्लूइड्स का मोशन में। इससे रिलेटेड एक सम बड़ा अच्छा मुझे लगता है, तो मुझे लगता है मुझे करना चाहिए। सो लेट्स डू दैट वन सम, राइट। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस सम, देखते हैं सम को। बड़ा इंटरेस्टिंग है, सॉल्व एग्जांपल लेकिन अच्छा सम है, इसलिए मैं लिखा। अब आप लोग फिजिक्स में ध्यान दीजिएगा, आपके सॉल्व एग्जांपल सम्स है ना, कोई आपके अनसॉल्व से डिफिकल्ट है। अच्छी बात है, मगर प्रॉब्लम क्या, लोग पढ़ते नहीं सॉल्व एग्जांपल्स और कोई कराता भी नहीं है, तो कोई देखता भी नहीं है। देखना चाहिए, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ज़्यादा एग्जाम में आने का चांस उनका ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब देखिए, द गिवन फिगर हियर शोज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ नॉन विस्कस लिक्विड हैविंग डेंसिटी। चलो डेंसिटी मतलब उसका सिंबल रो होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस जगह पे क्रॉस सेक्शनल एरिया चलो A1 दिखाते हैं, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने आता होगा, हाँ बताइए, सोच के जल्दी दिखाएगा, सोचेगा खुद जल्दी, मैं लिख देता हूँ 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एंड पॉइंट बी, उस जगह पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 ले लेता हूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्पीड, V पे स्पीड, A पे मतलब V1 दिया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, और B पे स्पीड नहीं दिया है, बोला बोथ A एंड B आर द सेम, दोनों का लेवल हॉरिजॉन्टल लेवल सेम, मतलब H1 = H2 है। कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 पूछा है। बर्नौलीज इक्वेशन, क्या इक्वेशन, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो G H2 माइनस H1। आप बोलेंगे से इतना इजी था, आपने क्या करा है? थोड़ा सा इसमें पेच है, बताता हूँ क्या है। अच्छा देखिए, H1 और H2 तो सेम है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो आई कैन से P1 माइनस P2 इज इक्वल हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस 0। Why 0? Because H1 is equal to H2। पेज मुझे ये फाइंड करना, क्या मुझे पता है? हाँ सर, डेंसिटी पता है। V2 नहीं सर, V2 नहीं पता है। V1 पता है सर, V2 नहीं पता है। यही पेज है। V2 कैसे ढूंढेंगे? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसको भी ऐसे लेने दीजिए, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या है भाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। मुझे V2 चाहिए, तो A1 V1 अपॉन A2 इज इक्वल टू V2, है ना। तो मेरा V2 क्या हो जाएगा? A1 कितना है भाई? A1 2 × 10⁻⁻⁴, V1 5 × 10⁻² अपॉन A2 1 × 10⁻⁴, ये भाई कैंसिल हो गया, 5 2 = 10 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। अब जाके मिला V2। यही थोड़ा पेज था, नहीं तो वैसे तो इजी है। अब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो डेंसिटी है 1000, V2 कितना है? 10 × 10⁻² द होल स्क्वायर माइनस V1 कितना है? V1 5 × 10⁻² द होल स्क्वायर, ये आपका हो गया 500। 500 × 10 स्क्वायर इज 100 × 10⁻⁻⁴ माइनस 25 × 10⁻⁻⁴। कोई मुझसे पूछेगा सर आपने इसको 10⁻⁻1 क्यों नहीं लिखा? बड़ा सिंपल लॉजिक है, अगर मैं कर देता तो ये मेरा कॉमन नहीं होता ना। 10⁻⁻4 कॉमन कैसे बनता? नहीं बनता। वो रखने के लिए मैंने छिड़कान नहीं की, मैंने ऐसे रहने दिया उसको। ठीक है, अभी 100 - 25 कितना? 100 - 25 75 है कि नहीं?
75 इंटू 10⁻⁻⁴ इसको सॉल्व करने का। तो मैं आंसर लिख देता हूँ, है कि नहीं, फाइनल आंसर वो आप कर लीजिएगा। आंसर मैं लिख देता हूँ 49998.75 पास्कल। आंसर को कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। इसमें सिर्फ आप समझे ना क्या था, बर्नौली इक्वेशन निकाला, हाइट सेम होने से एक पार्ट गायब हो गया, फिर हमारे लिए सिर्फ प्रॉब्लम ये खड़ा हो गया कि V2 कैसे निकालें, मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करूँ। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने जैसे बोला, कोई बोलेगा नॉर्मली हम लोग क्या बनेंगे 10⁻⁻² को 10⁻⁻1 अब मैं जैसे ही लिखा ना फिर दोनों का पावर अलग हो जाएगा, फिर आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा हो सकता है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो डिफिकल्ट ना हो तो मैंने पावर सेम रख के इसको बाहर निकाल दिया, सीधा 100 - 25 को 75, तो थोड़ा ईजी है और कुछ। ये था आपका बर्नौलीज इक्वेशन का। एक लास्ट टॉपिक बाकी है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली। 4-5 अच्छे एप्लीकेशन है, इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, वो करेंगे तो हमारा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग, मुझे इंटरेस्टिंग ज़्यादा लगा। इंपॉर्टेंट तो डेफिनेटली रहता ही है, एग्जाम पॉइंट में इंटरेस्टिंग भी है, कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया जानने को मिलता है, जो नॉर्मली हम समझते हैं शायद उससे कुछ अलग चीज़ होती है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया चला। So I hope you like this video, and if so, then please don't forget to like, share and subscribe, and thank you so much for watching this video.